जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को आज सक्खर में कत्ल कर दिया गया। सक्खर में साबिक सेनेटर और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप सिंध के जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो, जो कि इस कातिलाना हमले में जाँ भाग हो गए हैं। वजीर आला सिंध ने DIG सक्खर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो सक्खर की गुलशन इकबाल सोसाइटी में नमाज फजर अदा कर रहे थे कि नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गए। खालिद सोमरो को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मस्जिद में बैठे थे, सुन्नत पढ़ के डॉक्टर साहब सुन्नत पढ़ रहे थे। उसके बावजूद एक बंदा आया जिसके हाथ में हथियार था, उसने फायर कर दिया। फायर के बाद हम इधर उधर हुए और 3-4 और गोली चलाई। उसने मिशन वाले फायर किए तो डॉक्टर के ऊपर खड़ के फायर करके शहीद कर वापस चले गए। डॉक्टर खालिद सोमरो जुमे को पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सक्खर पहुंचे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मदरसे और अस्पताल पहुंच गई, जहां JUI सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद सोमरो के जाँ बहक होने की खबर मिलते ही कारकुनों की बड़ी तादाद भी अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो ने अपने पसमानदगान में बेगम, 3 बेटियां और 6 बेटे छोड़े हैं। डॉक्टर खालिद महमूद की नमाज जनाजा लाड़काना में उनके मदरसे इस्लामिया अशातुल कुरान में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए DIG सक्खर की सरबराही में 3 SSPs पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। JUI फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो की तदफीन आज दोपहर लाड़काना में की जाएगी। शहर में इस वक्त सोग की फजा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदे बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू इकबाल, क्या बताएंगे, तदफीन कब तक की जाएगी? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ खालिद महमूद सोमरो के इस मदरसे के बाहर, जहाँ तकरीबन हजारों की तादाद में इनके कारकुन जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं और इंतजामिया ने जो है मदरसे के इर्द गिर्द आने वाले तमाम ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि यहाँ ट्रैफिक की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकें और कई 2-2 किलोमीटर दूर पैदल उतर के कारकुनान जो है वो पूरे जिले भर से जो है वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आखिर हजारों कारकुन जमा हो गए। तदफीन का सिलसिला रखा है इन्होंने लाड़काना म्युनिसिपल स्टेडियम में तकरीबन 5:30-6 बजे जो है वो रखा है और अभी इस नमाज जनाजा में मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत जो है वो भी मुतवक्को है। इसके अलावा यहाँ इनकी डेड बॉडी को इनके मदरसे में जो है वो रख दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो ने अपनी सियासत का आगाज जो है वो लाड़काना से जब शुरू किया था तो उस वक्त ये स्टूडेंट थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। उसके बाद चांडका मेडिकल कॉलेज में इन्होंने MBBS डॉक्टरी की और वहां भी ये स्टूडेंट विंग को संभालते थे। उसके बाद ये अमली तौर पे स्टूडेंट लाइफ के बाद जब ये सियासत में आए तो इन्हें जिले का ओहदा हुआ और इसी तरह होते होते ये मरकजी रहनुमा बने और जब ये वजीर आला अरबाब रहीम थे तो उस वक्त इन्होंने इत्तेहादी तौर पे उनसे जो वोट कम पड़ते थे उस वोट लेकर जो है ये सेनेटर मुंतखब हुए और लाड़काना शहर से इनका जो ताल्लुक था ना, वो चाहे किसी भी फिरके से लोगों का ताल्लुक हो या किसी भी जमात से, सियासी जमात से ताल्लुक हो, ये उनसे एक मरने जीने का और प्यार मोहब्बत का शहर का रिश्ता जो है। बाबू इकबाल, इस तरह से आप बता रहे हैं कि JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी उनके जनाजे में शिरकत करेंगे, तो कब तक जो दीगर क़यादत है वो पहुंच जाएगी लाड़काना, और इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त जो है वो कर दिए हैं, काफी सख्त कर दिए सिक्योरिटी के इंतजाम, लेकिन इनके बेटे राशिद महमूद ने जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से जो वजीर आला ने कमेटी बनाई है कि जो इनकी इंक्वायरी करेगी, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने बताया है कि माजी में भी हमारे ऊपर और हमारे वालिद के ऊपर 6 मरतबा कातलाना हमले हुए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस वक्त तक उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। लेकिन आज जो ये शहादत हुई है तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने वालिद की इस शहादत पे फख्र है कि वो अपने ये मकसद के लिए आगे बढ़ते हुए जो है वो शहीद हुए और उन्होंने कहा कि उनका मकसद जो है सारे कारकुन JUI के मिलकर पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वक्त भी जो पुलिस की इस वक्त भी इब्तिदाई रिपोर्ट है या जो कमेटी बनाई गई है उससे हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और हम नहीं समझते कि JUI के इस डॉक्टर खालिद महमूद की शहादत के बाद उनको उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जा सकेगा या उनके साथ इंसाफ किया जा सकेगा। खालिद महमूद सोमरो के नमाज जनाजा के लिए 1 घंटा कबल जो है उनकी मैयत को स्टेडियम में ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके कारकुन जो हैं वो हजारों की तादाद में हैं और उन कारकुनों की ख्वाहिश है
کہ وہ اپنے جو ہے رہنما کا جو ہے آخری دیدار وہ ضرور کریں، جس وجہ سے 1 گھنٹہ قبل ہی جو ہے نا وہاں رکھی جائے گی میت، تاکہ کارکن جو ہے وہ تسلی سے، اور ایک انتظامی طور پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام کارکنوں کو ان کی آخری جو ہے وہ دیدار کرائے ایک گی۔ بہت بڑی تعداد کارکنان کی موجود ہے جو کہ آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں خالد محمود سومرو کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شام 5:30-6 بجے تک ان کی تدفین کی جائے گی۔ البتہ ان کے صاحبزادے راشد محمود نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ جے یو آئی کے رہنما خالد محمود سومرو کے قتل کے بعد کی صورتحال جانتے ہیں جائے وقوع سے ہمارے نمائندے علی شاہ سے۔ علی شاہ، بتائیے گا جائے وقوع پر اس وقت کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہے جائے وقوع پر، جہاں پر جے یو آئی کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ مدرسہ ہے جہاں پر خالد محمود سومرو جو ہے وہ نماز فجر ادا کر رہے تھے، یہ وہ جگہ پر خالد محمود سومرو کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے دیوار ہے، اس دیوار میں 3 سے 4 جو ہے وہ گولیوں کے ہمیں نشانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس نشانات کے علاوہ جو ہے وہ فرش میں بھی گولیاں لگی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں مزید بتاؤں کہ برابر میں ہی پیچھے ایک گیٹ ہے جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس گیٹ سے تقریباً 2 افراد جو ہے وہ اندر آئے تھے، جو دونوں مسلح افراد تھے۔ یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فوٹیج کے ذریعے یہ وہ گیٹ ہے جس گیٹ سے وہ حملہ آور جو ہے وہ اس مدرسے میں اندر داخل ہوئے تھے۔ داخل ہونے کے بعد ایک وہیں پر مدرسے کے گیٹ پر ہی بندہ کھڑا ہوا تھا، ایک جو ہے وہ حملہ آور وہ اندر آیا تھا۔ دونوں افراد جو ہے مسلح افراد تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 بندے تھے جو کہ 2 بار گاڑی میں ہی موجود تھے، 2 حملہ آور جو ہے وہ اندر انٹر ہوئے تھے مدرسے پر۔ دونوں افراد کی جانب سے یہاں پر فائرنگ شروع کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری جو ہے وہ خالد محمود سومرو جو ہے وہ یہاں پر شدید زخمی ہوئے تھے، جن کو زخمی حالت میں جو ہے وہ سکھر کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ جی ٹھیک ہے علی شاہ، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر آپ کو ناظرین تازہ ترین خبر دیں گے۔ NA-122 دھاندلی کیس کے الیکشن ٹریبونل میں سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے عمران خان کو 6 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ گواہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ NA-122 دھاندلی کیس کے حوالے سے عدالت نے عمران خان کو 6 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے عابد خان سے۔ جی عابد، مزید بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی آج جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں جو ہے وہ حلقہ NA-122 دھاندلی کیس کی سماعت جاری ہے، اور اس میں آج جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے جو 15 گواہان تھے انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، جس میں پریزائڈنگ افسران اور دیگر افراد شامل تھے۔ انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ عدالت نے اب جو ہے وہ 6 دسمبر کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جو دائر درخواست تھی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سردار ایاز صادق نے جو ہے وہ دھاندلی سے کامیابی حاصل کی ہے، لہٰذا الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سردار ایاز صادق کی جانب سے الیکشن ٹریبونل کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 13 ماہ تک یہ کارروائی معطل ہوئی تھی۔ تاہم ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سردار ایاز صادق کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد اب یہ کارروائی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اب الیکشن ٹریبونل نے 6 دسمبر کو جو ہے عمران خان کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب عدالت نے 6 دسمبر کو عمران خان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عابد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ الیکشن ٹریبونل میں NA-122 دھاندلی کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی، جن کے قتل کے خلاف کراچی سمیت سندھ بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی میت اسپتال سے لاڑکانہ میں ان کی رہائش گاہ پہنچا دی گئی۔ تدفین آج ہوگی۔ دوسری جانب خالد سومرو کے قتل کے خلاف اندرون سندھ کے تمام اضلاع میں آج سوگ اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی JUI کے مشتعل کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے گھگر پھاٹک کے قریب JUI کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث 2 طرفہ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ٹھل گھڑی خیرو اور جیکب آباد میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ میرپور ماتھلو، ڈھرکی، مٹھی، خیرپور، نوشیر و فیروز، مورو، کنڈیارو، مہراب پور، پٹ ایدن، کشمور، کندکوٹ، تنگوانی اور اوباڑہ میں کاروبار زندگی معطل ہو گیا، جبکہ JUI کے کارکنان نے قومی شاہراہ پر دھرنے دیے۔ پٹھیاری میں JUI کے سینکڑوں کارکنان نے نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گئی۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کے خلاف سکھر سمیت اندرون سندھ کے کئی شہروں میں کاروباری اور تجارتی مراکز مکمل بند ہیں۔ سکھر کی صورتحال کیا ہے، جانیں گے ہماری نمائندہ کرن مرزا سے۔ کرن، کیا بتائیں گے اب سکھر کی صورتحال کے حوالے سے؟
जी, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को आज सुबह मदरसे से जब वो नमाज पढ़ के फजर की आ रहे थे तो उन्हें नामालूम अफराद ने गोलियों के फायर करके कत्ल कर दिया। उसके बाद सक्खर शहर में इस वक्त सोग की फिजा है। जारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है। अली सुबह होटल खुले थे, उन्हें भी कारकुनान ने बंद करा दिया है। शहर में पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। शहर के अहम चौराहों पर पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि शहर भर में पुलिस की गाड़ियों का गश्त भी जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इस वक्त हमने ये देखा कि सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी शहर पर जो ट्रैफिक है वो मामूल से इंतहाई कम है। काफी सोग की फिजा है और शहर की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तो पुरअमन है, लेकिन उनके तदफीन के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जी ठीक है किरण, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। JUIF के रहनुमा खालिद महमूद सोमरो के कत्ल की सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की है और वाक़े पर दुख का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद सुमरो के कत्ल पर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खालिद महमूद सुमरो के कत्ल की मजम्मत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान समेत और मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि सियासत में खालिद सुमरो का खला पुर करना नामुमकिन है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन और अमीर JUI कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल की मजम्मत की। साबिक वज़ीर आला सिंध सरदार अली मोहम्मद ने डॉक्टर खालिद सुमरो के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खड़क ने डॉक्टर खालिद सुमरो के कत्ल की मजम्मत की। सक्खर में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी ने खालिद सुमरो का कत्ल हुकूमत की नाकामी करार दिया और एक रोजा सोग का ऐलान किया। सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो, MPA खुर्शीद जुनेजो समेत फरियाल तालपुर ने भी खालिद मोहम्मद सुमरो के कत्ल की मजम्मत की। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने भी खालिद सुमरो के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खालिद सुमरो के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में JUIF के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद के कत्ल की मजम्मत की। एक बयान में उन्होंने कहा कि खालिद सुमरो के कत्ल से हौसले पस्त नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से टेलीफोन पर बात की और कातिलों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डॉक्टर खालिद सुमरो के कत्ल की मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने सक्खर में JUIF के रहनुमा खालिद महमूद सोमरो के कत्ल की मजम्मत की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने JUIF के रहनुमा खालिद महमूद सुमरो के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए वाक़े की शदीद मजम्मत की और वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो शफ़ाफ कातिलों को बिलफौर गिरफ्तार करें। इस वक्त पूरा सिंध दहशत गर्दों के कब्जे में है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का मजीद कहना था कि हुकूमत दहशत गर्दों के आगे बेबस है। सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है और हुकूमत सिर्फ तमाशा देख रही है। उनका कहना था कि हुकूमत अगर कातिलों को गिरफ्तार करने की सलाहियत नहीं रखती तो फौरन मुस्ताफी हो जाए। सक्खर में खालिद महमूद सोमरो पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 4 हमलावर सफेद कलर की करोला कार में सवार थे जो बलोची जबान में बात कर रहे थे। इसी हवाले से SSP सक्खर का कहना क्या है, आइए देखते हैं। 3 अफराद जो हैं वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। 4 टोटल बंदे आए थे जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 बंदे वहां से उतरे हैं और उन्होंने जाके फायरिंग की। मौके से जो खौल बरामद हुए हैं वो 2 वेपन्स के हुए हैं, क्लाशनकोव के और उसके अलावा 30 बोर पिस्टल के। आई विटनेस जो है उन्होंने बताया है कि बलोची जबान में एक दूसरे को पुकार रहे थे, या जो उन्होंने वहां पे लोगों से बात की, थोड़ी सी जो उनमें अल्फाज थे वो बलोची में बात की। 10 अफराद जो हैं, 10 पुलिस के जवान जो हैं मौलाना साहब को मिले हुए हैं लाड़काना पुलिस की तरफ से, और उनकी जो जलसेगाह थी उन पे भी बहुत हैवी ड्यूटी लगाई गई थी क्योंकि वक्त ऐसा था, सुबह का टाइम था और उसमें जो उनके साथ मुसल्लह अफराद थे वो शायद इतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं थे जो उनके गनमैन से, तो उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और उसमें वहाँ सब शहीद हो गए। बुलेटिन में यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बखर में जारी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। पंजाब में बखर के हल्का PP 48 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग जारी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार नजर अब्बास का आजाद उम्मीदवारों के साथ कांटे का मुकाबला है। बक्कर का हल्का PP 48 इंतखाबी मौके में 7 उम्मीदवार हैं आमने सामने, मगर 3 उम्मीदवार हैं बड़े मजबूत। PAT के नजर अब्बास, आजाद उम्मीदवार इनामुल्लाह और अहमद नवाज। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 1,53,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में 144 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जबकि हल्के में 1040 पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमले को कोई तरबियत नहीं दी गई, सिर्फ 2 दिन पहले ही तैनात किया गया। अमले को ये तक नहीं पता कि स्याही मकनातीसी है या आम। हमें तो यही कहा गया कि मकनातीसी से आई है, इंडा ये लेबल ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर। मैं इलेक्शन ड्यूटी दूसरी दफा कर रहा हूँ, इतना तो हमें ज्यादा नहीं पता होता कि लाजमी उन्होंने हमें वही दिया। पोलिंग स्टेशन में बूथ होने के बावजूद वोटर्स खिलाफ कानून खुलेआम वोट डाल रहे हैं। ये निशिस्त नून लीग के MP नजीबुल्लाह खान की वफात के बाद खाली हुई थी। भक्कर के हल्का PP 48 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग जारी है। इस वक्त देखते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदे ताहिर खान हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह से ही जब ये पोलिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद से ही पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं तमाम तरह पोलिंग स्टेशन में। 144 पोलिंग स्टेशन है, इसके साथ साथ तकरीबन 15 से 20 पोलिंग स्टेशन तक अब तक इतलात आ चुकी हैं जहां पे बदनजमी है, शिकायत बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन 127 पर मौजूद हूं, खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। इंतहाई बदनजमी यहाँ पर देखने में आ रही है। खवातीन के लिए कोई लाइन नहीं है, कोई चीज नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है तलब कलामी भी की हुई पुलिस से, लोग आमने सामने हुए। इसके जो है रेंजर्स को तलब किया गया तलब कलामी से बचने के लिए, किसी नागानी सूरत हाल से बचने के लिए। लोगों की जो खवातीन की बड़ी तादाद है वो गर्मी में खड़े हैं, उनको किसी चीज की कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई लाइन नहीं बनाई गई। ताहम इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो वोट कास्ट करने आई है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या वोट कास्ट करने ID कार्ड है, क्या कहते हैं वहाँ पर वो? मैं अपनी मदर को लेकर आई हूँ, मेरी मदर का भी आँख का ऑपरेशन हुआ है, मैं इतनी मुश्किल से उनको लेकर आई हूँ वोट डलवाने के लिए। जब मैंने उनको शनाख्ती कार्ड और सीरियल नंबर दिखाया तो वो कहती है कि भाई ये वोट तो कास्ट हो चुका है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कैसे कास्ट हो गया, मैं लेके अब आ रही हूँ? मैंने कहा, कहते नहीं हो चुके। मैंने कहा आप सबूत देख लें, मेरी मदर साथ है, ना कोई निशान है ना कुछ है, तो कैसे हो चुका है? कहते नहीं ये तो हो चुका है। ये इतनी सुस्त और लेजी एजेंट बिठाई हुई है, बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल भी कुछ काम भी सही तरीके से भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लोग जो है वो सरापा एहतजाज है कि जो अमला है वो उनको बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको कुछ नहीं बताया गया। ताहम इसके साथ साथ ये देखने में आ रहा है कि जो उम्मीदवारान है जब वो जिस जगह पर जाते हैं वहां पर कशीदगी बढ़ जाती है। जैसे ही एक उम्मीदवार किसी सेंटर में दाखिल होता है तो बाकी उम्मीदवारान जो है वो दरवाजे खड़काने लगते हैं, शोर मच जाता है। इस हवाले से जो है वो तलखियां सामने आ रही हैं। एक मलिक नजर अब्बास कहावट जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुछ देर पहले एक शख्स को गिरफ्तार करवाया जब वो विजिट करने गए वहां पे मौके पे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस बात को माना कि हमने उस चीज को ऑन कर लिया है और उसके जो ID कार्ड है और बैलेट पेपर है उसको कब्जे में ले लिया है। ठीक है, कुछ जगह पर बेज़ाबगियां भी देखने में आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कल होने वाले PTI के जलसे के हवाले से। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात और इस्लामाबाद के माहौल में गर्मा गर्मी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या बताएंगे, क्या तैयारियां की जा रही हैं 30 नवंबर जिसका बेचैनी के साथ इंतजार किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 30 नवंबर का जलसा जिसके लिए सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि वो कब शुरू होगा। अब एक दिन ही बाकी रह गया है और आज से ही जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं, स्टेज बनाने का अमल भी शुरू कर दिया है। मैं आपको बता चलूं कि कैमरामैन भी हमारा दिखाएगा कि ये जो कंटेनर रखे गए हैं ये बेसिकली स्टेज बनाया गया है जहाँ पे तमाम मरकजी जो कैदीन हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। इसके आगे एक और छोटा सा स्टेज बनाया जाएगा जिसके जहाँ पर जो दीगर उनके अहदेदारान हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। बाकी जो एरिया है वो तमाम का तमाम शुरका के लिए होगा। जो साबका कंटेनर था, जो स्टेज भी था इमरान खान का, वो यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद ये हमारा कैमरामैन दिखाता जाएगा कि जो तमाम जो जैवन जिन्ना एवेन्यू का रास्ता है वो शुरका के लिए खोला गया है और दोनों तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान मुआहदा भी हुआ है उसके मुताबिक इन दोनों तरफ कोई भी जलसे का शुरका जो है वो इधर न जा सकता है ना ही उधर जा सकता है। उनको सिर्फ इसी एरिया में रहना होगा।
साथ ही ब्लू एरिया की बिल्डिंग है जहां पे जिला इंतजामिया ने अपना कंट्रोल रूम भी कायम किया है। 20 कैमरे जो हैं मंगवाए गए हैं, वो अपनी इसकी प्रॉपर कवरेज करेंगे। ड्रोन जो कैमरे हैं वो भी मंगवाए गए हैं। कंट्रोल रूम बाकायदा तौर पे कायम कर दिया गया है। 4 वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। चाइना चौक के रास्ते और दूसरा एम्बेसी रोड के रास्ते, सिर्फ 2 रास्ते होंगे जहां से लोगों को जलसा गाह में आने की इजाजत होगी। इसके अलावा किसी भी जगह पे आने की उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। वहां से लोग पैदल यहां पर पहुंचेंगे। इसी डी चौक से होते हुए जिना एवेन्यू तक ये रास्ता चलता जाएगा और यहाँ पे और इन चारों तरफ से पुलिस, एफसी और जो रेंजर के एहलकार होंगे वो कॉर्डन ऑफ करेंगे इस जलसा गाह को। मुकम्मल तौर पे चेकिंग करने के बाद जलसा गाह में लोगों को दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी और यही रास्ता होगा। जब ये जलसा खत्म होगा तो उनको वापस जाने का भी यही रास्ता ही बताया गया है कि वो इस रास्ते नहीं जा सकते। हमारे पीछे जो है वो क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाता है तो शारा दस्तूर भी है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वक्त आईजी इस्लामाबाद भी यहाँ पर आ चुके हैं सिक्योरिटी के इंतजामात चेक करने के लिए, ताकि सिक्योरिटी के इंतजामात चेक किए जा सकें और यहाँ पे वो मीडिया के लिए भी जो जगह है निगरानी भी की जा रही है। अलबत्ता आईजी इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने। जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। रास्ते ये चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि रियासत हमें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बेबस है। कातिल दंदना रहे हैं, तहक़ीक़ात के नाम पर मसाइल को टाला जाता है। हमेशा दफुल वक्त से काम लिया जाता है। हंगामी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी सक्खर में बुलाया जा रहा है। उसमें हम अगले इक़दामात का फैसला करेंगे और उसका ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कल एक आपकी बात एक और जो मुखालफ भी आप कह सकते हैं वो भी मुजाहरा जारी है, तो क्या कहीं कंसल्टेशन नहीं हो जाएगी? देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, एहतजाज हमारा हक है। अगर किसी को जश्न मनाने का हक हासिल है तो हमें अपने खून पर एहतजाज करने का उससे पहले हक हासिल है। जलसे और ये चीजें अब बात की बातें। आपने कहा कि हुकूमत जो है वो बस हो चुकी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में। अब क्या गुफ्तानी क्या कि आप हुकूमत से लड़के? ये सवाल मैंने ये नहीं कहा है, मेरे अल्फाज को जरा सोचें। रियासत हमारे जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में बेबस नजर आ रही है। उस पर कारकुन निकले, कौम निकले, एहसास दिलाए रियासत को कि लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ बैठे हैं आप लोग? कल वक्त देंगे कि इसमें वाक़यात हुए, कम से कम इस वाक़े के जो मुलज़िमान हैं वो बेनकाब हों, उनकी गिरफ्तारी का कोई टाइम? एक बेबस रियासत को क्या टाइम दे सकते हैं आप? अपने मुजाहरे करें, लोग निकले मैदान में और एहसास दिलाएं कि हम पुरअमन लोग हैं। शायद हमें अमन की सजा दी जा रही है। हमारा और क्या जुर्म है सिवाय इसके? मुझ पर हमला हुआ, कोयटा में 2 लाख लोग बैक वक्त मौजूद थे, लेकिन एक शीशा भी नहीं टूटा, एक चिड़िया के पर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो जाहिर है फिर हमें अपने पुरअमन होने की सजा दी जा रही है ना। ऐसा आपने कहा था कि आप भी धरना देंगे इस्लामाबाद में, तो फिर ऐसा प्लान आगे भी बढ़ा है? ये सारी चीजें जो हैं डॉक्टर साहब के वाक़े के बाद इस सब पर असर नौ गौर किया जाएगा। अगले इक़दामात का फैसला हम मजीद अपने इजलासों में करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लाह आप पर हमला हुआ, अब ये खालिद का जो है वो हो गया, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन से हाथ कारफरमा है जो? मैं तो बार बार कह चुका हूं कि या हमारे कातिल हमारे हवाले किए जाए, उनकी निशानदेही की जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और अगर नहीं कर सकते तो रियासत खुद इसकी जिम्मेदारी तस्लीम करे। हम कहां बैठे हुए हैं?
हर बात पर कहा जाता है तुम कानून हाथ में ले रहे हो। हम कानून में हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन इतना तो बताया जाए कि क्या पाकिस्तान में कोई कानून है, ताकि हम उस कानून को कभी हाथ में ना लें। फिर ये चीजें हैं जो बड़े हसास हैं। कल आपकी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो उसमें कई नुकात थे, एक आप पे जो हमला हुआ था उसकी तहकीकात की बात और भी, उसके क्या पेशरफ हो क्या? मैंने कभी भी अपने जाती केस को पैरवी नहीं की है, हम दूसरे मामलात पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। वाईफे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस का मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना है ऐसा महसूस होता है कि रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। हर बात पर कहा जाता है कि आप कानून हाथ में ले रहे हैं और उन्होंने इस बात पर मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।